हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। जैसा कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो फेडरलिज्म किसी भी पर्टिकुलर देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था है। आने वाले कल के अंदर अगर देखा जाए तो जिस भी देश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग को यूज में लिया जाएगा उनमें फेडरलिज्म भी मुख्य है। अब हम चलते हैं फेडरलिज्म है क्या। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. बेसिकली अगर देखा जाए तो फेडरलिज्म एक सिस्टम है जिसके अंदर पावर्स को डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेवल्स पर। जैसा कि हमने पढ़ा था वीपीएस के अंदर वर्टिकल पावर शेयरिंग, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लास्ट में लोकल गवर्नमेंट। अब इसकी कुछ की फीचर्स है। बेसिकली इसकी 7 की फीचर्स हैं। यहां पर तसल्ली से आप समझें। पहला है 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लेवल हो सकते हैं गवर्नमेंट के। जैसे कि अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके पास में फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल, सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट लेवल एंड थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोकल लेवल। लोकल लेवल को ईयर 1992 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। सेकंड पॉइंट आता है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। बिल्कुल सही है। एक ही व्यक्ति होता है, उसको अलग अलग लेवल की सरकार गवर्न करती है। जैसे कि मैं आज अलवर में रहता हूं तो मुझे अलवर की गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। फिर मैं राजस्थान के गवर्नमेंट के अंदर भी हूं और उसके अलावा मैं भारतीय हूं, इंडियन हूं, इसलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर भी काम कर रहा हूं। उसके बाद आइए आप थर्ड पॉइंट, द jurisdictions of the respective tiers of the government specified in the constitution। किसी प्रकार की नियमावली, कानून, प्रावधान, इन सभी को आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है और हर किसी का अपना अपना लेवल है, हर किसी का अपना अपना दायरा है और सभी को अपने लेवल पर सभी के अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद आइए द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली। मान के चलिए अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रावधान चेंज करना है, कोई नियम चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको लाना है, कोई लॉ चेंज करने हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सरकार सारे फैसले नहीं ले सकती। उसके लिए सरकार का कई मायने में आपको स्वागत करना पड़ेगा। इसमें लोकल लेवल भी देखना पड़ेगा, नेशनल लेवल है ही, और स्टेट लेवल पर भी इसमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तीनों सरकार मिलकर आपके यहाँ पर यह फैसला लेगी कि कोई कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उसके बाद आइए courts have the power to interpret the constitution and the different levels of the government। सुप्रीम कोर्ट act as an empire। बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास में एक बहुत अच्छी लाइन है, किसी प्रकार का अगर कोई बदलाव आपको करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए आपके पास कोर्ट्स हैं। अगर किसी प्रकार का आपको चेंज चाहिए आप कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कोर्ट भी इसके अंदर किसी प्रकार का प्रावधान कर सकता है और इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करता है कि जो भी कुछ किया जा रहा है वो सही है या नहीं, इसके ऊपर पूरी नजर बनाए रखता है। उसके बाद आइए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड। इनके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, पैसे आने का जो भी माध्यम है वो अलग अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर पैसा जनरेट करती है जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर सेंट्रल लेवल अपनी तरफ से टैक्स लगाती है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना टैक्स इसके ऊपर लिवाई करती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो उसके लेवल का काम है और जो स्टेट लेवल टैक्स लगाती है वो अपनी अर्निंग के लिए लगाती है। इसके अलावा फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम का सबसे बड़ा काम अभी यहाँ 7th पॉइंट में है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। किसी प्रकार का दंगा फसाद ना हो, झगड़े ना हो, देश आसानी से आगे बढ़ता रहे। इसके अलावा यूनिटी के साथ काम किया जाए, कोई अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझे, सबके लेवल अलग अलग डिवाइड कर दिए जाएं ताकि किसी भी काम को आसानी से किया जा सके और साथ ही किसी प्रकार के दंगे फसाद झगड़े ना हो। इसके अलावा अब नए कंसेप्ट पे आइए। इनको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए 2 प्रकार की फेडरेशन पूरी दुनिया में काम करती है।
पहली है सीटीएफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरी है एचटीएफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सीटीएफ सीटीएफ के अंदर पावर्स को इक्वली डिवाइड किया जाता है सरकार और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर के काम करती है दूसरे लेवल के लोगों के साथ में, लेकिन सभी को बराबर ताकत देती है। और इसी के विपरीत अगर एचटीएफ में देखें तो एचटीएफ के अंदर फेडरल सिस्टम काम करता है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, जबकि लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर का लेवल कम होता चला जाता है। सीटीएफ के एग्जांपल अगर देखें तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जांपल हैं सीटीएफ के, कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। जबकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल हैं इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एटसेट्रा। तो ये आपके पास में कंसेप्ट है। उसके आगे आप बढ़िए, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, एक बड़ा सवाल कि आखिर भारत अगर फेडरल कंट्री है तो इसे फेडरल कौन बनाता है। इसका जवाब आपके पास में है। हमने यहाँ पर 3 प्रकार की लिस्ट जनरेट की। 3 प्रकार की लिस्ट जनरेट करने का मतलब है कि काम को इस तरीके से डिवाइड किया कि बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी झगड़े के आसानी से कोई भी काम किया जा सके। तो इन 3 लिस्टों में कौन कौन सी लिस्ट है देखिए। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, जो सेंट्रल लेवल पर काम करती है उसे यूनियन लिस्ट कहा जाता है। इसके जितने भी काम हैं वो सब सेंट्रल लेवल के हैं। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट सेंटर से छोटी होती है और ये जो काम करती है इसमें थोड़े छोटे मैटर दिए जाते हैं जो स्टेट के आधार पर खत्म हो। और इसके अलावा अगर देखें कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इन दोनों के मिले जुले मैटर्स को काम में संभालती है, कभी कभी स्टेट्स के और कभी कभी सेंटर के, दोनों ही मामलों को ये संभालती है। लेकिन इसके भी अपने दायरे हैं, इसके भी अपने परमानेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आइए आप, यूनियन लिस्ट के एग्जांपल आपके पास में है फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग। अगर आपको बैंकिंग संबंधित कोई काम है, करेंसी में कोई बदलाव करना है, तो ये सारे काम यूनियन लेवल पर हो सकते हैं। लोकल लेवल पर ये संभव नहीं है। जो कुछ बदलाव होगा पूरे देश में होगा और वो एक साथ देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेट लिस्ट, इसके एग्जांपल हैं ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। ट्रेड व्यापार है, कॉमर्स पैसे का लेन देन और एग्रीकल्चर खेती। इसके ऊपर राज्य जो अपनी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो अधिकार रखती हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार की बात के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकें। और तीसरे लेवल पर कंकरेंट लिस्ट, इसके अंदर आता है मैरिज, एडॉप्शन और भी कई इसके अंदर मैटर आ जाते हैं जिनको रखा गया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इसके एग्जांपल के लिए देखा जाए, जरूरी नहीं है कि अगर मैरिज है, शादी हो रही है, तो शादी एक ही राज्य के अंदर लड़का लड़की दोनों हो सकता है लड़का राजस्थान का है, लड़की हरियाणा की हो। और इसके अलावा एडॉप्शन, एडॉप्शन में भी सेम है। अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है तो जरूरी नहीं है कि आप अपने राज्य से ही लें, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए और उसके बाद दूसरे राज्यों से भी बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऊपर आइए, बड़ा क्वेश्चन आता है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब फेडरलिज्म अच्छा है, बुरा है, किसी भी प्रकार का है, कुछ भी है, तो फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, इसको अगर हम देखें तो बहुत बड़ा सवाल, और सवाल के अलग अलग जवाब यहाँ पर आपके पास में है। पहला इसमें आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। ईयर 1947 में जब हम आजाद हुए तो 1947 में आजाद होने के बाद बहुत सारे बदलाव हमारे यहाँ पर आए। लोगों ने दंगे फसाद भी किए और लोगों ने एक साथ आना भी पसंद किया, लेकिन ज्यादातर लोगों की पसंद ये थी कि हम एक जैसे ही एक साथ रहेंगे, एक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहेंगे। तो उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाने की बात की और इसी आधार पर आजादी के समय हम 15 से 16 राज्यों के साथ चले थे और आज हमारे पास में राज्यों की संख्या 28 और हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 के पास पहुंच चुकी है। इसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें तो भारत ने अभी तक किसी भी भाषा को अपनी तरफ से ऑफिशियल तौर पर अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं किया है। हिंदी हमारे यहाँ पर यूज जरूर की जाती है, लेकिन वो 40% पॉपुलेशन के द्वारा यूज की जाती है और ये हमारी मदर टंग है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग है। अगर हम चाहें कि हमें अपनी भाषा में ही कोई काम करना है तो इसका साफ उदाहरण है, आप किसी भी प्रकार का सेंट्रल लेवल का अगर एग्जाम देते हैं तो आपको भारत में शेड्यूल्ड 21 भाषाओं के अंदर वो पेपर मिलता है और आप उस पेपर को आसानी से कर सकते हैं। तमिल
नाडु के आसपास और हमारे सदर्न इंडिया के आसपास कभी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी इंग्लिश को लेकर के। कहा गया कि इंग्लिश को हम ऑप्ट करेंगे हिंदी के अलावा, और इसी का परिणाम आज देखने को मिलता है। सदर्न इंडिया के अंदर हिंदी के मुकाबले इंग्लिश का आधिपत्य बहुत अच्छा है, बहुत खास है। अगर हम आगे बढ़े तो इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन, थर्ड पॉइंट इसका आता है, किसी देश के अंदर उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के संबंध अच्छे होने चाहिए। अगर दोनों के संबंध अच्छे हैं तो विकास बहुत तेजी से होगा, और अगर ऐसा नहीं है, अगर सेंटर में कोई दूसरी गवर्नमेंट और स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है, तो वो हमेशा एक खींचतान की स्थिति में रहेंगी, और ये स्थिति कभी भी सही नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ईयर 1990s के बाद अगर हम देखें तो कोलिशन गवर्नमेंट का जन्म हुआ। ये गठबंधन सरकार है। अगर कोई पार्टी सिंपल मेजोरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाती तो वो कोलिशन कर सकती है दूसरी पार्टीज के साथ, और वो दूसरी पार्टीज की सीट लेकर के आगे बढ़ सकती है। इसके बाद आइए डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, एक नया कंसेप्ट। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ? सबसे पहले समझिए डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। अपनी जितनी भी ताकत है, अपनी जितनी भी पावर्स हैं, उनको तोड़ करके, छोड़ करके लोकल लेवल को दे देना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। इसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक स्टेप्स लिए गए। ईयर 1992 के अंदर पहला स्टेप, होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि हर 5 साल के अंदर रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल लेवल पे भी, जिसे आप और हम पंचायती मतदान या इलेक्शन के आधार पर देखते हैं। दूसरा, सीट्स रिजर्व फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि ये भी अपने आप को पॉलिटिक्स में ला सके। इसके अलावा 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स। अप्रॉक्स 33% सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हर प्रकार की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में। इससे ताकि महिलाएं भी राजनीति में अपनी संपूर्ण भागीदारी दिखा सके, योग्यता दिखा सके, लोगों के सामने अपने आप को प्रूव कर सके। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया इन ईच स्टेट, हर राज्य में, टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि लोकल लेवल पर आसानी से सरकार रन की जा सके, चलाई जा सके। Next, the state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies state to state. State government अपनी powers को अलग अलग तरीके से यूज में लेती है, और इन सभी के पास सबकी रिवेन्यू के अलग अलग सोर्स होते हैं, पैसा अर्न करने के सोर्स अलग होते हैं, और ये हर राज्य के अंदर अलग अलग हो सकते हैं, किसी में अच्छे लेवल पर, किसी में कमजोर लेवल पर, और इसके ऊपर हमें काम करना होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहा जाता है। जो मेंबर ऑफ विलेज काउंसिल होते हैं उन सभी को पंच कहा जाता है। सरपंच जो पंचायत होती है, पंचायत का प्रेसिडेंट होता है, जो हेड होता है, उसे सरपंच कहा जाता है। पंचायत हमेशा काम करती है ग्राम सभा के अंडर में। बहुत सारी ग्राम सभा मिलकर के जिला परिषद का निर्माण करती है और उसके अंडर काम करती है। उसके बाद म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी जो आसपास के पूरे एरियाज के अंदर साफ सफाई, रखरखाव, देखभाल, इन सब करती है, वो म्युनिसिपैलिटी है। और उसके अंदर जो चेयरपर्सन होता है उसे बेसिकली मेयर कहा जाता है, उसे बेसिकली मेयर कहा जाता है। और लास्ट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रेंथन्ड एंड आइडियल फॉर सेल्फ गवर्नेंस। अगर बेसिकली देखें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने आज के समय में हमारे जीवन को अच्छा बनाया है, डेमोक्रेसी को काफी ज्यादा मजबूत किया है। आपसे